कई लोग हमारे साथ ही थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे ही समाज बनाने में ही उनके चला गया। मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ साथ तैयारी भी कर रहा हूँ। तब शाम को 1-2 घंटे चाय पीने के लिए बुलाते, तो मैं लाइब्रेरी भी दूर ज्वाइन कर लिया कि जिससे लोग मिले ही ना। प्राइवेट जॉब जानते ही 8 से 10 घंटे मेहनत करना ही पड़ता है, वहाँ मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एआरओ पे भी हुआ है, कंप्यूटर असिस्टेंट पे भी हुआ है। जैसे जो पढ़े मोबाइल में लिए रहते थे फोटो, ट्रेवलिंग में देख लेते थे कि 10-12 घंटे लगातार पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी किसी भी कंडीशन हो जाए। खाना पीने ये सब चीजें सेकेंडरी लग देती थी। उस समय ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और एकदम कंसंट्रेट होकर के। मोबाइल वगैरह मैं लेके नहीं जाता था लाइब्रेरी। सोशल मीडिया कम स्क्रॉल करें, इंस्टाग्राम वगैरह। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम कभी भी आए, मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। फील्ड जॉब कोई नहीं है, आराम से ऑफिस आए और जाएं। गर्ल्स के लिए जॉब बहुत ही बढ़िया है, एक माने में कहें पीसीएस से बेस्ट जॉब। छुट्टी की तो मत पूछिए, हाई कोर्ट में आपको पता होगा छुट्टी के लिए फेमस भी है। तो जो थोड़ा बहुत मिस्टेक है या नाम वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सब चीजें चल जाएंगी, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे का पेपर होता है, आप एक बार सॉल्व करके बैठे रहते हैं, 2 घंटे में शायद हो जाता है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन का लेवल नहीं आता हाई कोर्ट का। अब किसी का पारिवारिक दबाव है, किसी का लड़की है तो शादी का टेंशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, साथ में मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे क्या क्या मिलती है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। हम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तमाम कंफ्यूजन है, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना चाहे मॉक टेस्ट करना चाहे किताब से करें, और स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे लेकिन एग्जाम टाइम रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे, तो बुक पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ आरडी यादव सर हैं, जिनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2021 को जो वैकेंसी थी उसमें एआरओ की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट्स से कि इससे रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो बनाइए इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का, तो आज की इस वीडियो में सर से बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी सर बहुत सारे वीडियोज भी आप लोग को प्रोवाइड करते रहते हैं चैनल पर, बहुत सारी नॉलेज बेस से रिलेटेड। तो आप लोग के जो क्वेश्चन है उनका आंसर जानेंगे, साथ साथ जो इसकी स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, आपके विषय में थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन के पहले आपने कितने एग्जाम्स दिए थे और किन में आपको सफलता मिली थी? एजुकेशनल बैकग्राउंड तो क्या, इंटर तक तो मैंने यही अपने जौनपुर जिले से ही किया था, और बीटेक मैं किया हूँ मेरठ से। उसके बाद जॉब लगी किसी तरीके से, प्राइवेट या तमाम गवर्नमेंट? प्राइवेट जॉब ही लगी थी। हाँ। और प्राइवेट जॉब पहली बार लगी थी मेरी 7,000 रुपये में लगी थी शायद। हाँ, 7,000 रुपये मिलता था। एक कंपनी थी, लिमिटेड कंपनी, 7,000 रुपये मिलता था। उसके बाद मैं गया गुड़गांव, वहाँ पे मुझे सैलरी मिली ठीक ठाक 18,000 के आसपास। 3 महीने में छोड़ दिए थे जो 7,000 लगी थी। अब उस टाइम स्ट्रगलिंग फेज रहता है, तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो ज्वाइन कर लिया गया था। फिर वहाँ जो ज्वाइन किया था मैं, 3 से 4 दिन हुआ था, और मम्मी का फ़ोन आता है। दोपहर का ही टाइम था, थोड़ा सा लगाव भी ज़्यादा है, तो मैं उस दिन खाना नहीं खा के आया था। तो मम्मी बोली बहुत याद आ रही, खाना ना खाया हो कि नहीं। तो मैं बताया खाया नहीं, क्योंकि वैसे एक दोस्त के यहाँ रुका हुआ था, तो सुबह चले जाता था। तो बोल रही थी कैसे कैसे चलेगा, तैयारी वारी कर लो, अच्छी जगह हो जाए, अपने घर पे आ जाओगे आसपास। तो फिर मेरा मूड वहीं से चेंज हो गया। मैं उसी टाइम कंपनी से निकला, और अच्छी कंपनी थी वो, होंडा के वेंडर थी वो। उसी टाइम वहाँ से निकला, और जिसके यहाँ रुका था उसके रूम पे गया, और अपना बैग लिया, वहाँ से निकल आया। सीधे आया मैं दिल्ली, वहाँ कोचिंग वगैरह पता किए, फिर वहाँ एक दोस्त के यहाँ रुका। तो वहीं मेरा वो टर्निंग पॉइंट वही था, वो वहाँ पे फ़ोन आना, और वहीं से फिर मेरी जर्नी एकदम से चेंज हो गई। फिर आने के बाद मुझे ये लगा कि जब मैं 8 घंटे 9 घंटे, प्राइवेट जॉब जानते ही 8 से 10 घंटे मेहनत करना ही पड़ता है, वहाँ मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे तभी आप आगे वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। मुझे ये लगने लगा जब मैं वहाँ 8-9 घंटे काम कर सकता हूँ, 1-2 घंटे आने जाने में लगता है, तो क्यों ना तैयारी करके मैं 10-12 घंटे एकदम लग के कर लूँ। वो जोश और जुनून मेरा रिजल्ट तक बना रहा, या रिजल्ट के बाद भी बना रहा, कि 10-12 घंटे लगातार पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी किसी भी कंडीशन हो जाए। एक दोस्त मेरा था, वो मैं जिक्र कर ही देता हूँ। तो वहाँ पे उसने मुझे रूम दिलाया था वहाँ पे। तो 2-3 दिन हुआ था, फिर आया, बोला यार चलो चाय पीने चलते हैं। शाम के टाइम जैसे रूटीन लोग रहता है, लेकिन मेरा ये जुनून था कि नहीं, मुझे पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। हम गए यार, चाय पीने नहीं जाएंगे, और कुछ काम हो तो कर सकते हैं, चल सकते हैं। या ये रोज, 1-2 दिन पहले भी ऐसा हो चुका था, रोज रोज चाय पीने तो नहीं हम जा सकते हैं। वो नाराज भी हुआ काफी। और 1-2 दोस्त और थे रेगुलर, मतलब शाम को 1-2 घंटे चाय पीने के लिए बुलाते, तो मैं लाइब्रेरी भी दूर ज्वाइन कर लिया कि जिससे लोग मिले ही ना। मतलब एक कहने का मतलब ये जुनून था, और एकदम जोश था कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि 8-10 घंटे की मेहनत देख के जो आया है, तो उस टाइम एकदम जोश और जुनून से लगा। और 1 साल बाद ही मेरा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, मात्र 1 साल में। सीजीएल में हुआ, सीएचएसएल में हुआ, और दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, और उसके बाद लोअर पीसीएस में हुआ,
और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एआरओ पे भी हुआ है, कंप्यूटर असिस्टेंट पे भी हुआ है। मतलब उसके बाद मैं कई एग्जाम ऐसे हैं जिसके मैं डी वगैरह कराना छोड़ दिया, क्योंकि तमाम नौकरी लग चुकी थी हायर पोस्ट पे। तो ऐसी जर्नी रही है, काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज रहता है वो स्टूडेंट का। अब क्या, बहुत सारी चीज़ें सब पता ही है, स्टूडेंट क्या बताना चाहे। और एक चीज़ जैसे कि काफ़ी टफेस्ट डिसीजन होता है, क्योंकि आप 7 से 18,000 तक पहुँचे, तो ये रहता है कि चलो हो सकता है कल का 32,000, 35,000, हाँ, 40,000 मिल जाए। वो भी छोड़ के आना अपने आप में ये होता है कि भाई तैयारी करेंगे। आज के समय में इतना कॉम्पिटिशन है, पता नहीं निकले एग्ज़ाम कि ना निकले। जी, जी। तो ये भी रहता है, कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए रहा मतलब छोड़ना, और क्या आपको लगता है कि अ, शायद सही था मेरे लिए डिसीजन? चैलेंज तो रहता है, घर वाले भी उसमें नाराज़ होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। वो क्या उससे शेयर करना ही सही नहीं, क्या शेयर किया जाए, तमाम दिक्कतें आती हैं, चैलेंज तो बहुत आता है। मतलब आप नौकरी कर रहे हैं, घर छोड़ देंगे, फिर घर वाले भी सोचेंगे यार नौकरी छोड़ दिए, कहाँ से पैसा क्या। 18-20,000 और आते हैं बीटेक, शायद, स्टेबल रहता है ना कि हाँ, चलो ठीक है महीने को उस मिल टाइम रहा है। ठीक था, 18-20 हज़ार भी कम नहीं था। हुँ। 2015-16 की बात है, मेरा 2015 में कंप्लीट हुआ था, 16 हुँ। में। तो उस टाइम ठीक भी था 18,000, लेकिन ये था कि हमको करना है, घर के पास जाना है। तो सीजीएल में तैयारी मैं किया, हुँ। तो मुझे पोस्टिंग मिली, एक चेन्नई मिली सीजीएल की, हुँ। और सीएचएसएल की मिली कोलकाता। हुँ। तो मैं क्लर्क ज्वाइन किया, जो सीएचएसएल से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्लर्क रहते मैं, मेरे मन में फिर ये आया कि यहाँ से निकलना है कोलकाता से, क्योंकि एक तो कल्चर एकदम बदल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सीजीएल छोड़ के सीएचएसएल ज्वाइन किया, फिर मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ यूपी जाना है, कैसे भी जाना है। हुँ। फिर मैं लग गया इधर तैयारी करने, मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ-साथ तैयारी भी कर रहा था। बस एक जुनून अभी भी बना था। पहले ये जुनून था कि 8-10 घंटे वहाँ प्राइवेट जॉब करें तो सरकारी मिल जाए। जब सरकारी मिल गई, लेकिन अब ये जुनून था कि यूपी जाना है। हुँ। वही जोश जुनून था, ऑफ़िस से आते थे, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। रात पढ़ते थे, फिर सुबह पढ़ते थे। मतलब जितना ज़्यादा टाइम मोबाइल में लिए रहते थे फ़ोटो, जैसे जो पढ़े हैं मोबाइल में लिए रहते थे फ़ोटो। हुँ। ट्रैवलिंग में देख लेते थे। वो सब तमाम चीज़ें किसी और वीडियो में शेयर करेंगे पढ़ने-वढ़ने का। हुँ। मतलब एक होता है कि आपके अंदर जुनून कितना है। हुँ। जोश जुनून अगर है, तो भूख-प्यास कुछ दिखती नहीं थी उस टाइम। बहुत ही वो अच्छा फ़ेज़ था। वैसा अगर फिर से आ जाए मेरे जीवन में, तो मैं कुछ और बहुत अच्छा एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। वो उस टाइम ऐसा जुनून था सर कि खाना-पीना ये सब चीज़ें सेकेंडरी लग देती थी। हुँ। उस टाइम ऐसा लगता है सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह उठते थे तुरंत लाइब्रेरी, और एकदम कंसंट्रेट होकर के, मोबाइल वगैरह मैं लेके नहीं जाता था लाइब्रेरी। हुँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई, अगर लेके भी जाता था फ्लाइट मोड में रखता था, किसी से बातचीत नहीं। वो सब मोटिवेशन बाहर से भी नहीं मिल पाता है, वो मिलेगा भी नहीं, नहीं। बिल्कुल। जो जुनून और जोश रहता है कि किसी को आप अपने आप फ़ील करेंगे, हुँ। वो बाहर वर्ष नहीं मिल पाता है। जो जुनून रहता था साला, सुबह उठ के एकदम लग जाना है मिशन पे, खूब तैयारी, और उसी का रिजल्ट हुआ। अब कई लोग हमारे साथ के थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे ही समाज बनाने में ही उनके चला गया। हुँ। तो मैं इसमें सजेशन भी देता हूँ कि समाज वगैरह बनाने का काम आपके घर वाले कर रहे हैं, आपके पेरेंट कर रहे हैं, वो कैपेबल हैं। गाँव घर में है, वो समाज देख रहे हैं। आपको यहाँ समाज बनाने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, और अपना पूरा जिस मिशन के लिए आप आए हैं, घर छोड़ कर के या जो भी जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, उसी मिशन पे आप काम करिए, उसी को लक्ष्य बना के तैयारी करनी चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाता है। और अभी अगर नोटिफ़िकेशन की बात करें, क्योंकि आरओ से रिलेटेड हम लोग वीडियो कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी है, कब तक वैकेंसी आ सकती है, कितनी सीट्स आ सकती है, नोटिफ़िकेशन कब तक आने की उम्मीद है? क्योंकि लगभग 1 डेढ़ साल से सभी वेट कर रहे हैं। हाँ, वेट कर रहे हैं, लेकिन इसी में वैकेंसी बढ़ गई, ये खुशखबरी की बात है। और वैकेंसी बढ़ गई, ये आरओ की पोस्ट बढ़ी है, 147 पोस्ट बढ़ी है, हुँ। और एआरओ की पोस्ट बढ़ी है। आरओ पोस्ट में ये होता है कि 50% पोस्ट जो है प्रमोशन से भरी जाएगी, 50% पोस्ट एग्जामिनेशन से भरी जाएगी। हुँ। अब 147 पोस्ट बढ़ी, हुँ। और उसमें 50% अगर देखा जाए तो 73.5 आ रहा है हुँ। प्रमोशन के लिए, 73.5 आ रहा है एग्जाम के लिए। हुँ। इसमें रिक्रूटमेंट सेल के लिए कन्फ्यूजन हुआ कि क्या किया जाए, तो किसको बढ़ाया जाए? हाँ, प्रमोशन को, क्योंकि ये प्राइवेट तो है नहीं, अपना मन की मर्जी है, तुरंत बढ़ा दिए, एक पोस्ट इधर एक पोस्ट उधर कर दिए। ये सब चीज़ें पूरा फॉर्मेलिटी के साथ होती है, कागज में होता है कैसे क्या क्या रूल चेंज हो रहा है। हुँ। तो फिर ये मैटर कमेटी में चला गया है। हुँ। अब जैसे ही मैटर रिजॉल्व होगा, अभी देखिए पीएस एपीएस का इसीलिए दे दिया गया, जो एजेंसी का बिडिंग हो गया है, मतलब चल रहा है। आरओ का इसीलिए रोक दिया गया, पहले चीज़ें फाइनल हो जाए कि पोस्ट किसमें बढ़ाई जाए। हुँ। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 500 प्लस रहेगा, अब एग्जैक्ट बताना सही नहीं है। हुँ। 500 प्लस रहेगा, 350 के आसपास, या 400, 380, 90 तक जाएगा एआरओ का, और बाकी रहेगा आरओ का। हुँ। फिर भी मान तो सकते हैं जनवरी या फरवरी। नहीं, मार्च तक आप मान के चलिए, हुँ। फरवरी लास्ट तक तो पीएस एपीएस का ही आएगा, उसी में आ जाएगा। हुँ। और अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो 1-2 महीने, 3 महीने के लिए कोई बिल्कुल। बहुत बड़ी बात नहीं है।
तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब इतने दिन से बेरोजगार थे, 2-3 महीने रह जाएंगे या 4 महीने रह जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट नोटिफिकेशन आया, आपका सिलेक्शन हो, मैटर ये रखता है। जैसे इतना दिन, वैसे 2 महीने 3 महीने हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 2 महीने भले लेट हो, लेकिन जब भी हो आपकी सिलेक्शन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम कभी भी आए, मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक चीज ये भी, एक 3 अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट। और तीनों का एग्जाम अलग अलग डे होता है। पहले आरओ का होता है, उसके बाद एआरओ का, उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट का होता है। तो आप इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि हमारे साथ के कई लोग हैं जिनका 2 में सिलेक्शन हुआ। मेरा खुद एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट में हुआ है, कई बच्चे हैं जिसका आरओ और एआरओ में हुआ है। तो आरओ ज्वाइन करते हैं क्योंकि गजटेड पोस्ट है। अच्छा, कई लोग एक पूछते भी हैं सर क्या जो पोस्ट खाली चली जाती है, वेटिंग लिस्ट आती है? वेटिंग लिस्ट वगैरह का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। सीट खाली हो गई, वो अगली बार जुड़ के आएगी। कोई ऐसा वो नहीं है कि पोस्ट खाली है तो वेटिंग लिस्ट भी आएगी। ये चीजें मैं सोचा क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। और एक चीज, एग्जाम जो इस बार होने वाला है, क्योंकि पहले जो प्रोसेस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ऑफलाइन एग्जाम होता था। 2021 में जो वैकेंसी है उसमें ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, और जो 2026 में मान लीजिए आने वाली वैकेंसी है, तो क्या उसका एग्जाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा? 99% चांस है कि ऑनलाइन होगा, मतलब मैक्सिमम चांस है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। चीजें सब डिजिटल हो ही रही हैं, और हाई कोर्ट में ऐसा है कि एग्जाम जल्दी चाहिए, सब प्रोसेस जल्दी होना चाहिए। ऑनलाइन जल्दी हो जाता है, ऑनलाइन वाला जल्दी हो जाता है, सेम डे जो है टाइपिंग भी हो जाती है। नहीं तो उसमें 1 मंथ डिले हो जाता है, टाइपिंग बाद में होता है। जैसे 2016-2019 में जो टाइपिंग हुआ था वो बाद में हुआ था, 1-1.5 मंथ टाइम मिल जाता है, 40-45 दिन। लेकिन अभी का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम चांस है कि टाइपिंग साथ में होगा। जीएस पेपर के 15 मिनट बाद 15 मिनट बाद टाइपिंग हो जाएगा। उससे ये चीज रहता है कि एक ही बार में सब कुछ फाइनल हो जाता है, दोबारा इंतजार नहीं करना पड़ता है। एज लिमिट को लेके लोग का क्वेश्चन आया था कि मतलब एज जो हमारी काउंट होगी, मान लीजिए 2026 में वैकेंसी आ रही है, तो हमारी एज कब से काउंट होगी? जनवरी, फरवरी, या फिर जिस दिन नोटिफिकेशन आता है तब से, या फिर जुलाई वगैरह वाला कुछ होता है ऐसा प्रोसेस? इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रूल है कि हमेशा इसका जुलाई से ही काउंट होता है, 1 जुलाई से ही काउंट होता है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी प्रमोशन है या जो भी चीज है हाई कोर्ट की, इससे रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड, सब जुलाई से ही काउंट होता है। जैसे प्रमोशन की बात देखी जाए तो यहाँ पे अगर आपने अगस्त में ज्वाइन किया है, लेकिन जब अब प्रमोशन का टाइम पीरियड देखा जाता है तो 1 जुलाई से देखा जाएगा, अगले साल से देखा जाएगा, अगले नेक्स्ट ईयर से देखा जाएगा। आप भले पहले ज्वाइन कर अगस्त में ज्वाइन किए हैं, लेकिन इसका हमेशा जो टाइम पीरियड काउंट होता है वो 1 जुलाई से ही काउंट होता है। तो यहाँ पे सब चीजें 1 जुलाई से होंगी। लेकिन बहुत सारे लेटर अभी प्राप्त हुए हैं यहाँ पे कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तमाम चीज को लेकर के, इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि एज रिलैक्सेशन मिले। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि पीएस में अगर हो सकता है कि 1 जुलाई 2025 काउंट करें, लेकिन आरओ में मैक्सिमम चांस है कि अब 1 जुलाई 2026 ही काउंट होगा। इससे एज जो रिलैक्सेशन वाले मैटर चला उनको थोड़ा सा परेशानी की बात है। लेकिन अभी होप ना छोड़ें, तैयारी करते रहें। हो सकता है कि बहुत सारे लेटर आ रहे हैं, कमेटी हो सकता है कुछ इस पर निर्णय ले भी सकती है। अभी ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी कि क्या हो जाए क्या नहीं, जो चीजें हैं अभी यही है। और रिजर्वेशन को लेके लोग का क्वेश्चन था, क्या जिस तरीके से यूपी के और एग्जाम्स में रिजर्वेशन होता है सभी कैटेगरी का, और गर्ल्स का अलग से रिजर्वेशन होता है, तो क्या इसमें भी वही सारे रूल लागू होते हैं? सेम रूल है, यूपी गवर्नमेंट जो भी रूल है सेम है, यूपी गवर्नमेंट की तरह ही यहाँ पे लागू होता है। गर्ल्स का अलग है, 20% रिजर्वेशन मिलता है। और एक चीज और बताएं, गर्ल्स के लिए यहाँ पे अगर जॉब की बात करें, जॉब प्रोफाइल की थोड़ा बता ही देते हैं, थोड़ा मोटिवेशन बच्चों को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपका वीडियो लोग पूरा देखते भी हैं, पूरा फुल आपका वीडियो, बड़ा लड़के, हाँ, जेन्युइन रहता है। और आप जेन्युइन लोगों का इंटरव्यू भी लेते हैं, सबका इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं। तो गर्ल्स के लिए जॉब बहुत ही बढ़िया है, एक माने में कहें पीसीएस से बेस्ट जॉब होती है। क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है 10:30 से 4:30, 4:40 तक गर्ल्स का टाइमिंग होता है। और कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होता है, फील्ड जॉब कोई नहीं है, आराम से ऑफिस आएँ और जाएं। और छुट्टी की तो मत पूछिए, हाई कोर्ट में आपको पता होगा छुट्टी के लिए फेमस भी है कोर्ट की नौकरी। समर वैकेशन, विंटर वैकेशन हो गया, और हर विभाग में छुट्टियां हैं। जैसे पीसीएस में है, तमाम जगह छुट्टी सब जगह है, लेकिन वाले में थोड़ा छुट्टी देखिए सब जगह है, लेकिन मिलती कहाँ है वो मैटर करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सब चीजें हैं कि यहाँ पे छुट्टियां इजीली अवेलेबल हैं। आपको मेडिकल लेना या घूमने जाना कुछ भी है तो इजीली अवेलेबल है। अदर जगह तमाम प्रोसेस है, वहां से अप्रूव होगा, जिला से होगा, सचिव के पास जाएगा, लखनऊ जाएगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब चाहें आप बिंदास हैं, छुट्टी ले सकते हैं, तमाम चीज़ें फैसिलिटी यही सब है, और बहुत ही बढ़िया नौकरी है। गर्ल्स के लिए तो बहुत बढ़िया है।
और एक चीज़ और, इसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगता है, तो क्या जो आरओ, एआरओ या फिर इसके साथ और कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी हाँ, आती है, कंप्यूटर असिस्टेंट। हाँ, कंप्यूटर असिस्टेंट की, तो क्या इन तीनों में ट्रिपल सी मांगता है या फिर और कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं? जो पहले से नोटिफिकेशन आ रहा है इसके अलावा हाईकोर्ट का, उसका ट्रिपल सी और उसके समकक्ष बोलता है, ट्रिपल सी या ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो, तो यही मांगा जाता है। तो ट्रिपल सी ओ लेवल हो गया या बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया हो। एडीसीए वगैरह भी होता है? एडीसीए पीजीडीसीए होता है, हम्म, पीजीडीसीए पिछली बार वैलिड भी था, हम्म, लेकिन वो सब तमाम चीज़ें कमेटी पे डिपेंड करता है, कमेटी क्या क्या डिसाइड करती है। और तो नोटिफिकेशन आएगा तब clear हाँ, होगा? नोटिफिकेशन पे भी मेंशन प्रॉपर नहीं रहता है, उसमें लिख दिया जाता है कि इक्विवेलेंट डिग्री जो भी है तो मान्य होगी। पीजीडीसी वगैरह हालांकि मान्य होता है, लेकिन अभी हम ये कहना चाहेंगे अभी आपके पास टाइम है, और ट्रिपल सी का फॉर्म हमेशा हर मंथ अप्लाई होता रहता है, 2 महीने और हर 2 महीने बाद एग्जाम हो जाता है। तो अभी आपका सफिशिएंट टाइम है, जिसके पास ना हो आराम से कर सकता है और पास करना आसान है। और ट्रिपल सी को लेकर डाउट ये भी आता है, क्या डी ग्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, या 2016 मैंने कर लिया है। तो डी ग्रेड मेरा खुद का था कंप्यूटर ट्रिपल सी में डी ग्रेड मेरा खुद का है, तो डी ग्रेड और सी ग्रेड को लेकर परेशान ना हो। वो सर्टिफिकेट है, उसमें कोई भी ग्रेड हो पास होना जरूरी है, और कभी क्या हो कोई सर्टिफिकेट कोई इनवैलिड नहीं हो जाता, या 2016 की या 2019 की हो। एक चीज मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो कोई मतलब एफिडेविट वगैरह सबमिट कर सकते हैं बाद में हाँ, डीबी अच्छा, के ये टाइम? बच्चों के मन में बड़ा डाउट आता है। अच्छा, जो नौकरी नहीं पाए उनको तमाम कन्फ्यूजन रहता ही रहता है, क्योंकि मैं तो बहुत जगह एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, उतना टेंशन नहीं रहता है, न काम को लेकर कभी प्रेशर, न नौकरी में की डीवी है करा लेंगे। लेकिन जो नए नए बच्चे उनको हाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल, होता है बहुत सारे क्वेश्चन। कि मार्कशीट में ये चीज़ें हैं और सर्टिफिकेट में ये है और ट्रिपल सी में ये हो गया है। तो जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको कोई ऐसा नहीं कि आपको वहाँ से हटा देगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं, जब आपका सिलेक्शन हो गया, हटाना बहुत टफ काम होता है, उसमें तमाम प्रोसेस होता है। आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है और थोड़ी बहुत मिस्टेक अवॉइड किया जाता है। ये नहीं कि आप अब उन्हीं के स्टाफ आप हैं, आप जिस जगह आपको चाहिए, ये हर वैकेंसी के लिए है, हर आयोग के लिए है। अगर कहीं भी एरर है, किसी सर्टिफिकेट से ग्रेजुएशन में कहते हैं कि मेरा ए छूट गया, किसी नाम में बी आ गया है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें एफिडेविट से काम चल जाती हैं। बहुत जगह बिना एफिडेविट के भी आप, भी होता है, टाइम भी मिलता हाँ, है अगर आप सही जेन्युइन करने कैंडिडेट हैं, फर्जी नहीं है, तो सब चीजें हर जगह मान्य होती हैं। अगर आप ऐसा ही एक दूसरे की मार्कशीट ही ला के देते हैं तो थोड़ी मान्य हो जाएगी। बाकी ट्रिपल सी में क्योंकि मिस्टेक जो है करेक्शन भी नहीं हो पाता है, तो जो थोड़ा बहुत मिस्टेक है या नाम वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सब चीजें चल जाएंगी, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंस रखकर अच्छी तैयारी कीजिए, वो सब चीजें मैनेजेबल होती हैं। और एक चीज, जो एग्जाम होता है आपका, जीएस का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होता है उसमें, उसका टाइम कितना होता है, कितना टाइम का पेपर होता है? टाइम असल में इसमें बहुत ज़्यादा दिया जाता है, 3 घंटे का पेपर होता है। आप एक बार सॉल्व करके बैठे रहते हैं, 2 घंटे में शायद हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। बहुत टाइम मिलता है, सफिशिएंट टाइम रहता है, टाइम का इशू नहीं रहता है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता, इसीलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और एक तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने के 2-3 इसमें है, क्योंकि एक तो इसमें टाइपिंग में पूरा नंबर मिल जाते हैं, 50 नंबर वहाँ से ऐड हो जाता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और टाइम आपको सफिशिएंट दिया जाता है। एक क्वेश्चन को आप 3 बार 4 बार रीड कर पाते हैं। और एक चीज़ और, इसमें कट ऑफ जो डिसाइड होता है, वो एक फाइनल कट ऑफ आता है। जैसे अदर आयोग का होता है, एक बार डीवी के लिए कट ऑफ आएगा, एक बार फाइनल के लिए कट ऑफ आएगा। डीवी में आता है तो थोड़ा लड़के शांत हो जाते हैं, हाँ अच्छा इतना ही कट ऑफ गया, थोड़ा कम गया है, डीवी कराने का मौका मिल रहा है। आधा लड़के वहाँ छट गए, आधा वहाँ छट गए, इसलिए इतना वो नहीं बना पाता कि यार कट ऑफ ज़्यादा चलेगी। इसमें क्या होता है कि एक ही कट ऑफ आता है, और आपका मान लीजिए रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद कट ऑफ आ गया, एक ही बार, हाँ, बाद में होता है। हाँ, डीवी बाद जिसका सिलेक्शन जितने लोग हैं उतने लोगों को ही डीवी में बुलाया जाता है। इसीलिए लगता है, जैसे नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में होता है, तो 8-10 नंबर वहाँ कट जाएंगे। जैसे 200 मार्क का पेपर है, 200 नंबर का 100% है कि बहुत सारे, अगर कितना भी एक्यूरेसी करेंगे, आपको 25-30 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, 20 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर नेगेटिव मार्किंग है, 10 नंबर वहाँ घट गए, 20 नंबर घट जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कट ऑफ को डाउन कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, और एक ही पेपर होना है, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही नॉर्मल रहता है। लेवल में बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन का लेवल नहीं आता हाई कोर्ट का, वन लाइनर टाइप ज्यादा, वन लाइनर और फैक्ट बेस आता है। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता हाई कोर्ट का। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, या विश्वास नहीं हो रहा, तो आप खुद इसके पीवाईक्यू सॉल्व करें, और पीवाईक्यू को देखने के बाद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं मुझे किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं। आपके चैनल पर वीडियो भी पड़े हैं, वीडियो है, आपने सॉल्व कराए हैं। हाँ, सॉल्व कराया, लेकिन मैं 6-7 एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो एग्जाम, वनडे एग्जाम निकालना बहुत आसान होता है। और ये तमाम लोग मिस इन्फॉर्मेशन या सही जानकारी, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। तमाम लोग लाइब्रेरी में आ रहे हैं,
और बराबर स्टिकर चिपका रखे हैं, ये ऑफिसर वो ऑफिसर, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सभी के सपने, बहुत सारे बच्चों के सपने अधूरे ही रह जाते हैं। या अब किसी का पारिवारिक दबाव है, किसी का लड़की है तो शादी का टेंशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको सही जानकारी मिल ही नहीं पा रही है कि तैयारी कैसे करना चाहिए। वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में तैयारी कर रहे हैं। कोई कुछ बुक बता दी उसका पढ़ ले रहे हैं, कोई कुछ बुक बता दी उसका पढ़ ले रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका जो पीवाईक्यू होता है। मैं अगर तैयारी करता था जिस भी एग्ज़ाम की, जैसे मैं एसएससी की तैयारी करता था, एसएससी के पीवाईक्यू बहुत अच्छे सॉल्व करता था। मतलब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ऐसे होते थे, मुझे टिप पे याद रहते थे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको एकदम टिप पे याद होना चाहिए। आप कोई पूछे तुरंत जवाब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 ऑप्शन दीजिए, उसमें बी होगा कि सी होगा। अगर इस स्थिति में है तो आपकी तैयारी सही नहीं है। अब कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत रॉकेट की तरह जवाब आना चाहिए, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे एकदम पीडीएफ के ही चक्कर में पड़े हैं। जैसे मैं तैयारी करता था, पैरामाउंट कोचिंग करता था, उस टाइम राकेश यादव सर पढ़ाते थे मैथ। तो जितना पढ़ाते थे वो और उससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यू वगैरह रहते थे, मैं उसी दिन घर पे आकर के कम से कम 3-4 बार सॉल्व कर लेता था। बहुत लोग बोलते थे रट रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं किसी से कोई मतलब नहीं, अपना उसको इतना अच्छे से रिवाइज कर लेता था। क्वेश्चन देखते ही मैं बताता था इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसका आंसर ये होगा। और पीवाईक्यू मैथ के भी इतना रट जाते थे, उसका आंसर याद हो जाता था। तो घुमा फिरा कर वही सब क्वेश्चन आते रहते हैं हर एग्जाम में। वनडे एग्जाम में सब वही क्वेश्चन घूमते रहते हैं, इस एग्जाम में आया उस एग्जाम में आया, थोड़ा बहुत घुमाते फिराते हैं, आंसर सबका लगभग कॉमन ही रहता है। जो सर्टिफिकेट लगता है, मान लीजिए ग्रेजुएशन मांगता है इसमें, तो क्या ग्रेजुएशन आपका बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, या फिर लॉ की कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसके लिए? नहीं, लॉ वगैरह कोई जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। और जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसके पहले तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिस दिन नोटिफिकेशन पब्लिश होता है। और मेडिकल में क्या चीजें होती है, मतलब बहुत टफ मेडिकल होता है या फिर नॉर्मल आप अपने जिले में जाके करवा नहीं, सकते हैं? नॉर्मल अपने जिले से ही करा सकते हैं या इलाहाबाद में आकर के इलाहाबाद से ही करा सकते हैं। मैं तो यहीं, मेरा जिला जौनपुर है, बट मैं कराया था इलाहाबाद से ही। बहुत लोगों का इलाहाबाद से ही हुआ था। और ऑफिशियल एज तो वहाँ बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ वहाँ हाँ, कैसे मेडिकल होता है। वो तो वो सब समझदार सब समझदार है, समझ गए होंगे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है। यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक मिलता है कि आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। वो तो कोई आप कहीं आपका गवर्नमेंट स्कूल में भी एंट्रेंस वगैरह हाँ, कंप्लीट लगता करके है आप तो जाते हैं वहाँ, तब भी लगता है तो ये बनवाते हैं, लोग जानते ही होंगे। वहाँ जाने पर सर्टिफिकेट देते हैं और 3-4 जांच उच करवाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रेलवे या पुलिस वगैरह की जैसे मेडिकल हो तो वैसा कुछ नहीं है। और पोस्टिंग की बात करें तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इलाहाबाद या लखनऊ, कहाँ पोस्टिंग मिलती है? पोस्टिंग इसकी इलाहाबाद होती है और कम से कम आपको पास 3-4 साल लग जाते हैं अगर आपको लखनऊ ट्रांसफ़र लेना है। और ट्रांसफ़र मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है कि एक तो ये पड़ता है पूरा इधर पूर्वांचल साइड में, इलाहाबाद पूर्वांचल में ही आएगा ना। और लखनऊ पूर्वांचल क्या, हाँ मान सकते हैं। पूर्वांचल और इधर पूर्वांचल वालों के लिए मतलब ये फेवरेट जगह है आसपास के। और लखनऊ आपका आएगा सेंट्रल में। जितना वेस्ट यूपी वाले हैं, वेस्ट यूपी में जिन लोग सिलेक्शन होगा वो चाहेंगे कि लखनऊ हो जाएगा, और सेंट्रल वाले भी चाहेंगे लखनऊ हो जाएगा। और पूर्वांचल में भी लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन लखनऊ अच्छी सिटी है और बढ़िया बना भी है, वहाँ पे सब तमाम चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है। हाँ, और प्रॉब्लम क्या होता है वहाँ पे कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ 15 डिस्ट्रिक्ट का ही केस डील होता है। यहाँ बाकी रिमेनिंग यहाँ डील होता है। यहाँ पे मेन यही है, वहाँ सिर्फ 15 डिस्ट्रिक्ट का डील होना है, तो इसीलिए वहाँ पे स्ट्रेंथ कम रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। और जानने वाले वहाँ बहुत लोग ज़्यादा हैं कि हम सबको लखनऊ चाहिए, इसीलिए यहाँ दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल होता है, हो जाता है लेकिन टाइम लगता है। और लास्ट में मॉक टेस्ट वगैरह की बात करें तो ऑफलाइन ऑनलाइन करें या कैसे करें, कितना जरूरी होता है मॉक टेस्ट लगाना? मॉक टेस्ट वगैरह, अच्छा मेडिकल बात चल रही है, देखो बता दें मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे क्या क्या मिलती है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी में यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। या तो आप कैशलेस ट्रीटमेंट कराएंगे, अपना करा सकते हैं, अपने पेरेंट का करा सकते हैं, या जो डिपेंडेंट अगर सिस्टर है तो भी करा सकते हैं। कैशलेस करा सकते हैं सभी, क्या बहुत सारे हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, वहाँ फ्री में करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर आप ट्रीटमेंट कराइए और जमा कीजिए, आपका पैसा रिम्बर्समेंट हो जाएगा। और कितने का भी ट्रीटमेंट हो सकता है, 5 लाख के ऊपर है तो पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मेरा ट्रीटमेंट होने जा रहा है, ये डॉक्टर का कोटेशन है, तो चीज़ें रिम्बर्समेंट हो जाती हैं। हाँ, और चीज़ ये है कि अगर आप कहीं ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ, डिस्पेंसरी सेक्शन है। और हाई कोर्ट में खुद है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, अंग्रेजी दवा सब वहीं पे है। 1 रुपये में अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाता है।
और एक चीज़ बताने वाला रही, जैसे कहीं आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या आपके पेरेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप यहाँ पर्चा जमा करेंगे तो अगले दिन या एक दिन बाद आपको सारी दवाएं मिल जाएंगी जो जो पर्चे में लिखी रहेंगी। ये बहुत सारे लोग पता नहीं होता है। जैसे घर पे किसी का इलाज चल रहा है, उनका पर्चा के यहाँ फोटोकॉपी जमा कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट डे आपको जारी दवा मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और ये सब चीज़ें और फैसिलिटी बहुत सारी हैं, किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, एग्जाम तक और कई वीडियो बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मॉक टेस्ट की बात, मॉक टेस्ट की बात हो रही थी। मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारे एग्जाम निकाला लेकिन आपको लगता है कि फायदा है? क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और एक तो मॉक टेस्ट इतना ज़्यादा मीडिया सोशल पे इतना ज़्यादा ये सब कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चलता है कि किसी का कॉपी यहाँ की है, किसी का वहाँ की है और कोई लेवल का पता नहीं कौन सा लेवल क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। बस कॉपी पेस्ट करके 200 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन का लेवल वगैरह पता नहीं है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी प्रैक्टिस करें, मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऑनलाइन देने से ऐसा नहीं कि जो चीज़ नहीं आ रही वही आ जाएगी, ऑफलाइन देने से चीज़ें भूल जाएंगी। ये ऑनलाइन अच्छा बहुत बच्चों के मन में होता है ना कि एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तमाम कंफ्यूजन है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि एजेंसी की तैयारी कीजिए और ऑनलाइन होगा। कई लोग पूछते सर एजेंसी क्या रहेगी, एजेंसी बदल के कुछ नहीं होगा, आपका हिस्ट्री वही रहेगा, रीजनिंग वही रहेगा, पॉलिटी वही रहेगा, लेवल वगैरह सब सेम रहेंगे। ये सब चीज़ें एक सिर्फ भ्रम है और एक लोग क्रिएट भी करते हैं कि ऐसा मॉक टेस्ट लगाओ, ऐसा मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट वगैरह बहुत फर्क नहीं पड़ने, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करें, खूब प्रैक्टिस करें। लेना है तो ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी का भी क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करना चाहे मॉक टेस्ट करें चाहे किताब से करें, बस यही है। और टाइम एसएससी वगैरह मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि वहाँ टाइम बाउंड होता है। यहाँ पर 3 घंटे का 3 घंटे का पेपर देते हैं, 200 क्वेश्चन है, जीएस का है, आराम से सारा टिक करते हुए निकल जाएंगे। तो यही सब चीजें हैं। और कोई सुझाव आपका? सुझाव, सबसे बड़ा सुझाव मेरा यही है, जैसे कोई पेमेंट करते हैं आपको उसके लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है। अगर आप सिलेक्शन चाहिए उसके लिए रिवीजन ही उसकी ओटीपी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे इसी कन्फ्यूजन में ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने के चक्कर में हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक हो जाए वही पढ़ लें। लेकिन अगर आप देखेंगे 2-4 बुक रखिए, वही बार बार रिवीजन कीजिए। कम से कम उस इतना कमांड होना चाहिए, ये बुक किसी को दें वो उस बुक से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मैं तुरंत जवाब दे पाऊँ, तब जा करके आपकी तैयारी मानी जाएगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारी बुक रख लेंगे और स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे लेकिन एग्जाम टाइम रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे तो बुक पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं। तो यही सब चीजें रही, बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देंगे। आप सब बच्चों को पूरा गाइड करें, आप तो ऐसे ही इतना सफिशिएंट अकेले गाइड कर दे रहे हैं। बाकी फिर भी लोग को विश्वास पड़ता है जब खास उस एग्जाम का कोई कैंडिडेट होता है जो उसको क्लियर किया। हाँ ये तो रहता है और चीजें आसान भी है, मंडी एग्जाम वगैरह निकलना आसान है, बस थोड़ा सा मेहनत और जुनून के साथ लगे रहें और थोड़ा सा दोस्ती यारी लिमिटेड रखें और सोशल मीडिया कम स्क्रॉल करें। इंस्टाग्राम वगैरह सब चीजें बात की हैं, या तो अनइंस्टॉल ही कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यूट्यूब वगैरह हटा दें, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो देखने को नहीं, बहुत ज्यादा चैनल। जो आपको सिलेबस है, किसी कोर्स वगैरह नहीं तो कोर्स देखिए और फ्लाइट मोड डाल के पढ़िए। और एक बार की बात है, मैं कोचिंग में था, एक जगह में पढ़ाया भी हूँ कुछ दिन के लिए। तो एक बच्चे का फोन आया तो मैं वो ऑन किया हुआ था, ऐसे फोन आया तो मैं बोला उससे कि फ्लाइट मोड में भी रखा जा सकता है। तो कह रहा सर कोई अर्जेंट कॉल आ गई तो क्या करेंगे। तो हम बोले कब से तैयारी कर रहे हो, तो कह रहा सर 3 साल हो गए। तो मैं बोला कि 3 साल में अब तक कितनी बार अर्जेंट कॉल आई है। तो कह रहा सर अभी तक कोई कॉल नहीं आई, अर्जेंट वेट कर रहे हैं। दोस्त की कॉल आती है। तो पढ़ाई वढ़ाई के समय थोड़ा सा अगर ऑफ किया जाए तो फ्लाइट मोड में करके पढ़ा जाए तो कंसंट्रेशन बना रहता है और तैयारी अच्छी हो जाती है और शाम को एक अच्छी सुकून वाली नींद आती है। कि अच्छा किया है मैंने, अच्छा किया है। अच्छा, मैं जब तैयारी करता था तो अगर मैं कहीं घूमने उमने चला जाता था, घूमना फिरना चाहिए लेकिन एक जुनून जब रहता है तो सब चीज़ अच्छी नहीं लगती। कहीं कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है तो हमें लगता था कि यार गिल्ट होता है, यार टाइम वेस्ट हो रहा है, इतने में हम पढ़ सकते थे, ये चीज़ रिवीजन कर सकते थे। अगर वैसी चीज़ें माइंड में आ रही हैं, अगर आपको ये पता है, इसका मतलब अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आप ऑफिसर बने और हम सभी लोगों से मुलाकात करेंगे और इंटरव्यू हम करेंगे। सर की तरफ से भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग जल्द से जल्द सिलेक्शन लें और अधिकारी बने और अपने माता पिता को गौरवान्वित करें। वो आपसे ज़्यादा वो इंतजार करें उस खुशी का, उस पल का। आपसे ज़्यादा उनको खुशी होती है, रात नींद नहीं आती है, ऐसा पल होता है वो माता पिता के लिए। तो इसी के साथ आप लोग नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।
तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सर का चैनल एग्जाम मित्रा के नाम से है, बहुत सारे जॉब मंत्रा। हाँ जॉब कौन जॉब सा मंत्रा। हाँ जॉब मंत्रा के नाम से आप वहाँ विजिट करेंगे। ACH RO से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज पड़े आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप लोग का कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। जब कभी सर से मुलाकात होगी फिर से नेक्स्ट वीडियो हम कवर कर लेंगे। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।